क्योंकि गोचर तो पीछे करा चुके हैं, फिर भी यदि एक बार दोबारा से आपने कहा कि भाई गोचर इस को कंप्लीट करा दीजिए, तो जैसे पीछे के लेक्चर्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें सभी में आपको गोचर सुनने को मिल जाएगा कि गोचर कैसे काम करता है। आज ये क्वेरी आई हुई थी, तो आज की क्वेरी में अगर देखें तो चंद्रमा का गोचर व्यक्ति की जिज्ञासा को बताता है। जिज्ञासा को बताता है। तो वर्तमान में चंद्रमा चंद्रमा के ऊपर से ही गोचर कर रहा है, और चंद्रमा इस पत्रिका का लग्नेश है। तो स्वाभाविक है कि इस समय व्यक्ति दो प्रश्न कर सकता है, या दो घटनाएं उसके साथ चल सकती हैं। प्रश्न गोचर अपने आप में वैसे तो प्रश्न ही है, जो प्रश्न होता है वही गोचर है, और गोचर ही प्रश्न है, ठीक है। लेकिन गोचर को पत्री पे कैसे लगाया जाता है, उसके लिए ये व्याख्यान लिया था। तो जब चंद्रमा चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो क्योंकि वो लग्नेश है इस पत्रिका के लिए, तो स्वयं से संबंधित प्रश्न और मानसिक समस्याओं के प्रश्न, ठीक है, पहला। दूसरा, चंद्रमा किस भाव से गोचर कर रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा अपने ही चंद्रमा के ऊपर से दूसरे भाव से गोचर कर रहा है। तो कुटुंब, धन, इनके प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरा, एक आपको मैंने बात बताई थी कि राहु का गोचर, इट इज वेरी एडवर्स ट्रांजिट, स्वयं राहु के ऊपर से, शनि के ऊपर से एक, और यह शनि का गोचर, शनि के ऊपर से या राहु के ऊपर से। मतलब गोचर करने वाला प्लान ग्रह है शनि, गोचर करने वाला ग्रह है राहु। राहु यदि राहु के ऊपर से गोचर करता है और शनि के ऊपर से गोचर करता है, तो क्या परिणाम देता है। इसमें ज्यादा नकारात्मक इसके परिणाम देखे गए हैं, नेगेटिव एंड नेगेटिव। राहु के ऊपर से गोचर नेगेटिव होता है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव तो हो गई, नकारात्मक तो हो गई, लेकिन इतना अधिक नेगेटिव भी नहीं होता है। इसी प्रकार से शनि के ऊपर से गोचर नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि अधिक जिम्मेदारियां, अधिक भार लेके आता है। और शनि का गोचर राहु के ऊपर से, ये एक तरीके से डबल नेगेटिव है, दो नकारात्मकताएं छुपी हुई है इसके अंदर। अब इसके परिणाम क्या निकलते हैं। राहु का गोचर स्वयं से या शनि से, और आगे भी बताएंगे, इसमें तीसरा भी लेना चाहिए, अभी बताएंगे उसको। जैसे राहु का ही गोचर केतु से, सूर्य से, मंगल से, और आपके शुक्र से, ठीक है। केतु, सूर्य, मंगल और शुक्र। बृहस्पति के ऊपर से राहु का गोचर बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होता है। बृहस्पति, बुध और 1 2 3 4 5 6, बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा के ऊपर से भी राहु का गोचर इतना नकारात्मक नहीं होता है। नकारात्मक शुक्र के ऊपर से भी नहीं होता, यहां तक ले लेना चाहिए इसको। तो इनके ऊपर से राहु का गोचर, राहु का गोचर शुक्र के ऊपर से, बृहस्पति के ऊपर से, बुध के ऊपर से, मंगल के ऊपर से, ये आंशिक नकारात्मक होता है। आंशिक नकारात्मक अर्थात
नेगेटिव तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन राहु का गोचर हमारे शनि भी लेते हैं इसमें, शनि से नेगेटिव नेगेटिव अर्थात 2 बार नकारात्मक, सूर्य से अर्थात 2 बार नकारात्मक, मंगल से अर्थात 2 बार नकारात्मक, और केतु से ये पूर्णावर्ती अर्थात घटनाओं को दोबारा रिपीट दे देता है। अब पूर्णावर्ती किस चीज की हो सकती है? जीवन में कोई पहले आपसे मिला हो वो दोबारा आपसे आके मिलता है, जो काम आप पहले कर चुके हो वही दोबारा मिल काम होता है। ये इसका प्रभाव दशा में भी देखने को मिलता है। राहु में केतु की दशा, केतु में राहु की दशा, आपको जीवन में इस दशाखंड के अंदर कई बार पुरानी घटनाओं का दोबारा से पूर्वालोकन होता है। अचानक से ही अरे मैं इनसे कभी मिला था, मुझे ऐसा लगता है कभी हमने इनसे पहले भी इनसे भेंट वार्ता हुई है, मुलाकात हुई है, इस तरीके से देखा जाता है। राहु का गोचर केतु पे से, केतु का गोचर राहु पे से। राहु पे से राहु का गोचर पूर्णावृत्ति नहीं देता, अपितु ऐसे में व्यक्ति अपने लिए हानिकारक, अपने लिए घाती अर्थात नुकसान, हानिकारक निर्णय ले लेता है। ठीक है, इसीलिए पत्रिका के भीतर जो चंद्रमा का गोचर चित्त की चिंता अर्थात मन की चिंता, संकेत देता है। और अन्य ग्रहों के गोचर में विशेषतः शनि, राहु, इनके गोचर थोड़े से कभी कभी अधिक भार, जिम्मेदारी, ये सब प्रदान करते हैं। एक और नियम है कि जिसको 7.5 कहा गया है, क्योंकि वो भी गोचर ही है। साथी, क्या 7.5 हमेशा ही खराब होती है? तो देखना क्या चाहिए, चंद्र और आपका शनि का गोचर एक भाव पहले एक भाव बाद में। ठीक है, एक कुंडली बना के विचार कर लेते हैं। तो चंद्रमा को यहाँ रख लेते हैं और शनि का गोचर यहाँ से आरंभ होगा। तो जैसे ही शनि का गोचर आरंभ होगा तो स्वाभाविक है कि चंद्रमा को 7.5 लग जाएगी। अब 7.5 चंद्रमा को लगने का कारण क्या है? क्योंकि आपकी कुंडली के भीतर आपके मन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मन, चिंता, सुख, व्याधि, इनको बताता है। और चंद्रमा ही योग बनाता है कौन सा? अनफा और सुनफा। तो चंद्रमा से 12वें में यदि ग्रह हो तो अनफा, और चंद्रमा से यदि दूसरे स्थान में ग्रह हो तो सुनफा। तो यदि योग में कहा गया है चंद्रमा के योग, जिसमें अधियोग भी आते हैं और चंद्रादि योग भी आते हैं, शकट योग आदि की जहाँ परिभाषा बताई गई है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो चंद्रमा से 12वें स्थान में और चंद्रमा से दूसरे स्थान में ग्रहों के परिणाम कहे गए। इसमें सूर्य को नहीं लेते और राहु केतु को नहीं लेते, अर्थात चंद्रमा से 12वें में और चंद्रमा से दूसरे स्थान पे सूर्य के लिए नहीं कहा गया है, अन्य ग्रहों के लिए कहा गया है। तो चंद्रमा से यदि 12वें में तो 7.5 का आरंभ हो जाता है,
लेकिन क्या 7.5 हमेशा ही एक जैसी रहेगी? तो इसके लिए मैंने जो अपने जीवन में इसके परिणाम देखे कि जिन अंशों पे चंद्रमा है, मान लीजिए यहाँ पे 10 अंशों पे चंद्रमा है, तो 10 अंश से पीछे, अर्थात जब शनि इसी राशि में 7 अंश पे गोचर करेंगे, तो तब से इसकी 7.5 के प्रभाव देने लग जाएंगे। और जब शनि इसमें 10 अंश पे होंगे तो पूर्ण परिणाम देंगे इसमें 7.5 का। और जैसे ही शनि इसके भीतर 13 अंशों पे गोचर करेंगे तो इनका 7.5 का प्रभाव अत्यधिक सीमा में कम हो जाएगा। उसके बाद आता है इसमें सर्वाष्टक बिंदु, अष्टक वर्ग बिंदु, तो जिसको कक्षा निर्धारण बोलते हैं। तो शनि यदि इस कक्षा में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले वो 3:40 के आसपास की वो कक्षा होती है, जहां तक मुझे ध्यान है, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा। तो इसमें 3:20 की नहीं है, अपितु 3:40 के आसपास की कक्षा होती है, क्योंकि लगन की भी एक कक्षा होती है, तो उसको एक बार अगली कक्षा में फिर बता देंगे। तो सबसे पहले जब शनि किसी भी राशि में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो अपनी ही कक्षा में, शनि की कक्षा में प्रवेश करता है, क्योंकि सबसे ऊपर शनि की कक्षा, नीचे बृहस्पति की कक्षा, फिर मंगल की कक्षा, आउटर प्लैनेट से नीचे निकलता था और अंत में लगन की कक्षा देखने को मिली है 3:45। धन्यवाद दीपक जी। 3:45 की कक्षा होती है। तो यदि देखें शनि यदि इस राशि के अंदर, अर्थात हमने वृषभ राशि मान लेते हैं, लगन में 2, 3, 4 और 5, तो चंद्रमा सिंह राशि में है, और चंद्रमा सिंह राशि में, और जैसे इसमें शनि प्रवेश करते हैं 3:45 तक वो अपनी कक्षा में रहेंगे। तो हमने देखना है सिंह राशि के अंदर अन्य ग्रहों ने और एवं शनि ने भी वहां पे क्या एक एक बिंदु प्रदान किया है। तो अगर हम देखते हैं कि वहां पे शनि ने बिंदु प्रदान किया है, तो जैसे शनि ने इसमें प्रवेश किया तो स्वाभाविक है यहाँ पे जो हम देख रहे थे कि पीक की 7.5, मध्य खंड की 7.5, ये भी कोई इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं देगी। तो इसके बाद 3:45 से आपका 3×2=6, और इससे अगली उसमें कक्षा में प्रवेश करेंगे बृहस्पति की कक्षा में, अगला 3:45। तो उस 3:45 के भीतर फिर उसी में दोबारा से जाइए, जो सर्वाष्टक बिंदु है, कक्षाएं कही गई है, तो आप उसमें देखेंगे क्या उसमें इसने, लेकिन ये सब आवश्यक क्यों है? क्योंकि शनि की 7.5 अपने आप में कई बार बड़े नकारात्मक परिणाम लेके आती है। जैसे यदि हम वर्तमान कुंडली को देखें तो अभी इसमें शनि इस स्थान से गोचर कर रहा है, तो इस स्थान से गोचर कर रहा है, तो एक सिद्धांत और भी है, अष्टम शनि। ठीक है, अब ये किससे है? लग्न से और जमा चंद्र से। ठीक है, दो जगहों से यदि अष्टम शनि प्रवेश कर रहा है तो ये कई बार जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव दे देता है। तो इस पत्रिका के अंदर यदि हम देखें तो वर्तमान समय में लगन से अष्टम में गोचर कर रहा है, और कुछ ही दिनों बाद इसी पत्रिका के भीतर ये चंद्रमा से भी अष्टम स्थान पे गोचर करेगा, लेकिन कुंडली के त्रिकोण में होगा और चंद्रमा से अष्टम स्थान में गोचर करेगा। अभी जो वर्तमान में 7.5 हो सकता है, 7.5 नहीं कहना चाहिए, से क्षमा करें। अभी जो वर्तमान में जो इसको कंटक शनि बोला जाता है, अर्थात जब चंद्रमा से केंद्र में शनि गोचर करता है तो इसको कंटक शनि कहा जाता है। तो ये तो है कि चंद्रमा से ठीक सामने, अर्थात तो उसके विपरीत में केंद्र में शनि गोचर कर रहे हैं। तो शनि गोचर कर रहे हैं, जितना मुझे स्मृति में इसको कंटक शनि कहा जाता है, 4 में जाए, 7 में जाए, 10 में जाए, तो इसलिए। लेकिन इसके जो नकारात्मक परिणाम देखने को मिले वो जब लगन या चंद्रमा से अष्टम में जाए तो उसको अष्टम का ढैया बोला जाता है, अष्टम का ढैया। एक सही, एक दो सही, 1/2। तो वो समय बड़ा ही विपरीत हो जाता है, कई बार ये देखने को मिला है। और उसके जो परिणाम है वो
व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव दे देते हैं। हमारे आचार्य कहा करते थे, यदि शनि का गोचर 8वें स्थान से हो तो अपने स्थान से उखाड़ देता है व्यक्ति को, जो उसकी जड़ें जमीन में लगी हुई है उनको वहां से निकाल देता है। तो इसका अर्थ हुआ बदलाव देता है। ये किसकी प्रक्रिया हुई कि शनि उस समय बदलाव देता है, स्थान परिवर्तन देता है। तो कब? जब शनि हमारे, हमने दो परिणाम पढ़ रहे थे। एक परिणाम था हमारा शनि का 7.5 का लगना, अर्थात चंद्रमा से 12वें भाव में, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से आपके अगले भाव में। तो चंद्रमा से अगले भाव में, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक प्रकार से गोचर के अनुसार वो सुनफा योग बना रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय इतना तो हानि नहीं होगा। तो अब हमारे पास दो चीजें बची। पहली कौन सी? 7.5 का प्रथम खंड जो कि चंद्रमा से 12वें भाव में है, फिर 7.5 का दूसरा खंड जो चंद्रमा के ऊपर है। ठीक है, चंद्र के ऊपर ये ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। और भी एक मैंने पत्रिका के भीतर देखा कि सिंह लगन की पत्रिका 5, 8, 4 और चंद्रमा यहाँ पे। अब चंद्र दशा में जातक को मात्र कष्ट आया और उनकी आयु पूरी हो गई, जबकि बहुत ही ऊर्जावान महिला थी, ऐसा लगता भी नहीं था कि उनके कोई जाने। तो दशा मूलतः प्रभाव पत्रिका के ऊपर पहले रखती है और गोचर शनि के और राहु के और केतु के बहुत ज्यादा विचारणीय होते हैं। जैसे इस पत्रिका में राहु के ऊपर से राहु का गोचर चल रहा है और दशा भी किसकी चल रही है? राहु में बृहस्पति की। पत्रिका के भीतर राहु में, जैसे मैंने बताया, राहु में बृहस्पति, राहु में सूर्य, राहु में मंगल। ये कुछ ऐसी दशाएं हैं इनमें कई बार परिणाम बहुत सुखद नहीं देखने को मिलते। इनके भीतर यदि राहु में बृहस्पति की दशा है और ये आपस में केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो एक बार इनकी दशा उचित भी जा सकती है, ठीक भी जा सकती है। किंतु यदि राहु में ये तीनों ही ग्रह, और जिसमें राहु में सूर्य और राहु में मंगल, ये प्रतिकूल बैठे हों, अर्थात 6, 8 षडाष्टक और 2, 12 द्विद्वादश एवं एक ही भाव में इकट्ठे बैठे हों, तो अपने कारक तत्वों के अनुसार व्यक्ति को समस्या हो जाती है। जैसे राहु में केतु की दशा राहु में बृहस्पति की दशा चल रही है, दोनों एक ही भाव में इकट्ठे बैठे हों, विरोधाभास अत्यधिक पड़ जाता है। सूर्य के साथ हो तो राजा से कष्ट और मंगल के साथ हो तो प्रशासनिक कष्ट आने के योग बनते हैं। अभी इस पत्रिका में यदि देखें तो प्रश्न जिस समय व्यक्ति ने पत्रिका दी तो उसके ऊपर ही गोचर
लगा के ये देखने को पता लगता है कि वर्तमान समय में, आज की पत्रिका है, आज ही किसी का प्रश्न आया हुआ था, चंद्रमा के ऊपर से गोचर। वो चंद्रमा इस पत्रिका का लग्नेश है। तो जैसे मैंने बताया, स्वयं के बारे में, मानसिक समस्याओं के बारे में, और चंद्रमा दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, उसी के ऊपर से चंद्र गोचर चल रहा है। कुटुंब और वित्त संबंधी समस्याओं के प्रश्न होंगे। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, राहु का राहु पे से गोचर। जैसे पहले ही बताया, इस समय कई बार व्यक्ति अपने परिवार के लिए, घर में किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए, या कभी कभी व्यक्ति स्वयं के लिए कोई हानिकारक निर्णय ले लेता है। इसीलिए जब भी पत्रिका को देखिए, ये आपके, हमारे ऊपर, सबके ऊपर एक प्रकार का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। यदि हम किसी पत्रिका को देख रहे हैं तो उसको स्वाभाविक रूप से अच्छा या खराब सभी कुछ उसको बताना चाहिए, जिससे वो अपने बारे में आपके पास जो निष्ठा लेके आया उसको पूरी हो सके। तो इस पत्रिका में देखने से पता लगता है, राहु के ऊपर से राहु का गोचर व्यक्ति के लिए थोड़ा सा हानिकारक रहेगा। हो सकता है इस समय पिता को कष्ट आए, हो सकता है घर में वृद्ध व्यक्ति हैं, यदि पिता है तो उनको कष्ट आएगा, और यदि वो घर में कोई 68 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति नहीं है तो व्यक्ति खुद के लिए कोई हानिकारक निर्णय ले सकता है। जातक के साथ समस्या क्या हुई कि जातक, आजकल आपको पता ही है, मोबाइल और मोबाइल के साथ में होने वाले जो ठगी है, नुकसान है, हानि है, अपमान है, वो बहुत हो रहे हैं। तो जातक के पास एक वीडियो कॉल आता है, वो जिसको गलती से उठा लेता है जिज्ञासावश, ये किसका है, और इतने उसको उठाए और उसने उससे हेलो बोला और बातचीत शुरू करी, तो इतने में पता लगा उसको, उसका एक अवांछनीय जो है सिनेमा बना लिया गया, उसका वो बना लिया गया। और वो सिनेमा, या जो उसका जो चित्र था या चलचित्र था, मूवी थी, क्लिप थी, उसके लिए उन्होंने कहा कि आप हमें इतना, यदि वो देते हैं इसको डिलीट करने के लिए, तो हम इसको डिलीट कर देंगे, अन्यथा हम इसको आपके लिए हम इसको वायरल कर देंगे। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये एक ऐसा नहीं करेंगे, और त्रुटिवश वो जो क्लिप था वो वायरल हो गया, जिसमें उनके ऊपर बिना कारण ही दाग लग गया। और दाग लगने के कारण से उनका जो एक अच्छी छवि थी अपने विभाग में, वो छवि धूमिल हुई, और बिना किसी के पूछताछ के एकदम से तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाएं निलंबित कर दी गई। अब जांच चलेगी, जांच के बाद क्या होगा ये एक अलग विषय है, लेकिन राहु पे से राहु का जो गोचर था वो अपने आप में व्यक्ति को बड़ी समस्या दे गया। अब इसे दशा से जोड़ के देखते हैं। जैसे मैंने बताया, राहु में बृहस्पति की दशा थी। अब राहु में यदि बृहस्पति की दशा थी तो परिणाम क्या आता है? बृहस्पति क्या है? छठे स्थान का स्वामी। अब यदि बृहस्पति छठे स्थान का स्वामी है तो छठे स्थान को क्या कहा गया? चोरी, ऋण, व्यथा, हानि। कौन सी हानि? स्वास्थ्य की। और कहा गया महानिंदा। पिछली कई कक्षाओं में हम जब विचार करते हैं कि यदि छठे स्थान का स्वामी लगन में हो तो व्यक्ति का नाम इस प्रकार से होता है कि वो समाज में कहते हैं कि ये बड़ा वक्र बुद्धि है, टेढ़ा व्यक्ति है, ठीक नहीं है। कई बार उनका नाम अपमान के रूप में भी आ जाता है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि उसके बिना लोगों का काम भी नहीं चलता। अर्थात जो छठा स्थान है, कहने का अर्थ क्या है? महानिंदा है। महानिंदा का अर्थ क्या हुआ? उसके नाम की बुराई या अपमान बहुत दूर दूर तक हो जाना। तो सावधान है,
रहिएगा जब भी छठे स्थान की दशा आती है और वो किसी प्रतिकूल अर्थात एडवर्स पोजीशन में बैठा हो तो व्यक्ति की महानिंदा हो सकती है। अब महानिंदा हो सकती है तो स्वाभाविक है कि समस्या आएगी। हाँ, इसकी पूरी दशा बता देते हैं। दशा थी राहु में, दशा को मैं लिख देता हूं दोबारा से, वर्तमान समय में थी, अभी आरंभ हुई है राहु में शनि, ये नवंबर मास से हुई है। और इससे पहले राहु में कौन सी रही होगी? राहु में बृहस्पति। कभी कभी क्या होता है, हम घटना को बताने की उत्तेजना में किसी को, क्योंकि मेरे आचार्य ये कहा करते थे कि जब जो नृतक होता है या जो नृत्य करने जानता है या वाद्य यंत्र बजाना जानता है, संगीत बजाना जानता है, तो उसके सामने यदि कोई संगीत बज रहा हो, नृतक के सामने नृत्य हो रहा हो, तो अपने आप ही उसका पैर उठ चलेगा। तो ये स्वाभाविक है कि यदि हम ज्योतिष के ज्ञाता बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे सामने कोई भी पत्रिका आएगी तो बड़ा अंदर से ही आता है कि हम इसके ऊपर कुछ बता पाए। तो यदि हम इसमें देखें, राहु में शनि की दशा अभी आरंभ हुई है इसी नवंबर के आरंभ से। तो किसी भी ग्रह की दशा एकदम से आते ही तुरंत प्रभाव में नहीं आती, कभी कभी उसमें समय लगता है। और स्थिर राशियों में बैठे हुए ग्रह की दशा के प्रभाव में आने में थोड़ा वैसे भी समय लगता है। केंद्र में बैठे हुए ग्रह के दशा तुरंत परिणाम देते हैं। केंद्र पणफर अपोक्लिम, और पनफर में बैठे हुए ग्रह की दशा दूसरे खंड में प्रभाव देती है, अपोक्लिम में तीसरे की। तो राहु में शनि, पनफर में बैठा हुआ शनि है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी नवंबर में दशा लगी, नवंबर में ही तो एकदम से परिणाम आएंगे नहीं, धीरे धीरे इसके परिणाम आएंगे। तो हमें नवंबर से, अभी जो है नवंबर बीता है, इससे पहले की दशा भी देखनी चाहिए। तो उस समय दशा कौन सी थी? राहु में बृहस्पति। तो इवेंट कहने के लिए उससे पुरानी दशा उठाइए, क्योंकि वो एक लंबी दशा होती है 16 महीने की, तो उस दशा को उठाइए। जब आप उस दशा को उठाएंगे तो स्वाभाविक है कि उस 1.5 वर्ष के समय में आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न क्या आया कि वर्तमान समय में जो पीछे कुछ समय बीता है उसके भीतर 2-3 तरह की चीजें होनी चाहिए। व्यक्ति की महानिंदा होनी चाहिए और व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार से जो ना कहीं जो पद है वो भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहले उनका पद बढ़ा बृहस्पति दशा में, उसका कारण क्या है? नवमेश दशम में बैठा हुआ है, तो ये पद को बढ़ाता है। और छठे स्थान का स्वामी 10वें में बैठने से व्यक्ति के व्यापार में, कारोबार में, कर्म में, व्यवसाय में, नौकरी में कभी कभी महानिंदा भी करा सकता है अपनी दशा अंतरदशा के भीतर। ठीक है, और शनि महाराज को भी इसमें लिख देते हैं। वर्तमान में शनि यहाँ पे, और शनि के ऊपर से ही शनि का गोचर भी चल रहा है, इनकी पत्रिका का शनि यहाँ पे है। ठीक है, तो इस से क्या देखने को मिल रहा है? गोचर का सिद्धांत हम पढ़ लेते। शनि का गोचर शनि पे से, राहु का गोचर राहु पे से। वर्तमान में जिस दिन प्रश्न आया है उसमें चंद्रमा का गोचर चंद्रमा से और मंगल का गोचर मंगल से। कितनी अद्भुत घटना घट रही है इसके साथ कि 1 2 3 4 5 5 ग्रह अपने जन्मकालीन 5 ग्रहों के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। तो अब हम इनका एक एक में अवलोकन करें। जैसे पहले हमने कहा था कि मंगल का गोचर मंगल से, मंगल का गोचर मंगल से व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाता है, ऊर्जावान बनाता है और फाइटिंग स्पिरिट्स लेके आता है उसके अंदर कि मेरे को कुछ करना है। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही विचार कीजिए जैसे सामने दिखाई देता है। मंगल मूलतः आपकी ऊर्जा है और नीचे रखी हुई ऊर्जा के ऊपर से एक और ऊर्जा आपकी गोचर कर रही है। ऐसा समझिए, यदि एक पात्र के अंदर पहले से ही कोई गर्म पदार्थ रखा हुआ है और आप उसके आसपास भी एक प्रकार की गर्मी, हीट उत्पन्न करते हैं, तो स्वाभाविक है
नीचे का जो पात्र है वो और गर्म हो जाएगा। तो व्यक्ति इस समय उत्तेजना में आके अपने बारे में, क्योंकि लगन के ऊपर से, तो कोई बड़े निर्णय लेना चाहता है। ठीक है। उसकी जिज्ञासा, मंगल इस पत्रिका का दशमेश है, पंचमेश है, तो उसकी जिज्ञासा दो चीजों को लेके और भी चलती है कि पद और प्रतिष्ठा को लेके। मतलब आप दशाओं तक जब जाएंगे, जब तक तो आप बहुत सारी कुंडली के परिणाम आप कह देंगे। देखिए, आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन मतलब भविष्य कथन की तकनीक कोई एक ही प्रकार से नहीं आती है, विभिन्न प्रकार से आती है। जब हम ज्योतिष की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते थे, ज्योतिष तो हमने खैर सन 86 के 1986 में पढ़ना शुरू किया था, आरंभ किया था। लेकिन उसके उपरांत भी जब एक जो सिस्टमेटिकल अर्थात चरणबद्ध तरीके से देखा, तो एक हमारी अध्यापिका थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, आज भी हमें याद आती, कि हमने आपको ज्योतिष के सागर में पैर मारना, हाथ मारना सिखा दिया है। अब इस सागर में आप कितना तैर सकते हो वो आपके ऊपर है, न कहाँ तक जा सकते हो। तो वही बात है कि उन्होंने हमें जो आरंभ में सिखाया, आज वही हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि भविष्य कथन कोई एक ही माध्यम से नहीं आता है, उसके विभिन्न माध्यम हैं। आप कैसे उसको इंटरप्रिटेट करते हो, आपकी अंदर चेतना है वो कैसे करती है। तो मंगल के ऊपर से मंगल का गोचर क्या बता रहा है कि व्यक्ति ऊर्जावान है, ऊर्जित है, क्रोध में है, किन किन चीज को लेके, पंचम स्थान को लेके और दशम स्थान को लेके। दशम पद प्रतिष्ठा हो गई, तो अभी जैसे बताया कि एक उनका गलत माध्यम से एक उनका क्लिप बना और क्लिप के कारण से उनकी सेवाओं पे असर आया। पंचमे से, तो पंचम स्थान जो होता है वो नई योजनाओं का, संतान का, प्रबंधन का, इन सब का होता है। तो उनके प्रश्न बच्चों से भी संबंधित थे कहीं जाके, और साथ ही साथ क्योंकि पांचवा स्थान हमारे लिए द्यूत क्रिया का कहा गया, अर्थात जुआ खेलना भी बोला है ऐसे। तो जुए का अर्थ ये नहीं है कि हम जाके किसी स्थान पे बैठ के हम कोई जुआ खेल रहे हैं, अर्थात जो जीवन में कोई बड़ा रिस्क लेना होता है वो भी पांचवा स्थान है। वैसे तो आठवां स्थान आपके जोखिम का होता है, लेकिन मूलतः ये पांचवा स्थान ही आपके रिस्क का होता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति बड़ा निर्णय लेना चाहता है जिसके बारे में उसके जोखिम जुड़े हुए होंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं चंद्रमा के गोचर के ऊपर, पूरा गोचर ही इसके ऊपर लगा के देख लेते हैं। चंद्रमा का चंद्रमा के ऊपर से गोचर, अभी जैसे बताया, स्वयं के बारे में चिंताएं और मानसिक चिंताएं और कुटुंब की चिंताएं, अभी उस पक्ष पे भी जाएंगे। तो जातक का मूलतः वही प्रश्न था। केतु का केतु के ऊपर से गोचर डिटैचमेंट देता है, केतु का शनि के ऊपर से गोचर डिटैचमेंट देता है, केतु का 12वें स्थान से गोचर डिटैचमेंट देता है। तो व्यक्ति दो चीजों से बंधन मुक्ति चाहता है। पहला, जो उसका निलंबन है अर्थात जो उसका सस्पेंशन है, उससे वो बंधन मुक्ति चाहता है कि क्या मेरा इससे जो मेरा सस्पेंशन है वो टर्मिनेट खत्म हो जाएगा और मेरे को दोबारा से सेवा करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। एक दूसरा, केतु का केतु के से ऊपर से गोचर कई बार व्यक्ति को भ्रम भी बना के रखता है। आचार्य कहते थे तीसरे स्थान में यदि केतु हो तो व्यक्ति हेलुसिनेशन अर्थात भ्रम में जी रहा होता है। और इस वक्त तो स्वाभाविक है कि उनके सामने स्थितियां स्पष्ट नहीं है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। शनि का शनि के ऊपर से गोचर अत्यधिक भार लेके आता है, जिम्मेदारियां बहुत लेके आता है एकदम से वो। तो वर्तमान में उनके सामने यही समस्या है कि व्यवसाय मिलेगा। शनि का अष्टम स्थान से गोचर अपने स्थान से उखाड़ देता है। तो उनका प्रश्न ये भी था कि मेरी सेवा में वापसी कब तक हो जाएगी। उसके उपरांत चलते हैं राहु का, राहु के ऊपर से गोचर। राहु अपने आप में एन केन प्रकारेण मतलब किसी भी प्रकार से मुझे कैसे लाभ मिलेगा उसका संकेत है राहु, भोग का ग्रह है। और राहु यदि राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी ग्रह यदि किसी भी ग्रह के ऊपर से अपने ही उसी ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहा होता है तो नीचे की ऊर्जा को जागृत करता है। तो नीचे ऊर्जा कौन सी है? राहु की। और वो ऊर्जा क्या है? एन केन प्रकार, कैसे भी मेरे को लाभ मिले, मुझे कैसे लाभ मिलेगा, धर्म के साथ चल के मिलेगा या धर्म से अधर्मी होके मिलेगा। धर्म का अर्थ है लॉफुल एक्टिविटीज, क्योंकि 9वें स्थान में जो
क्षमा करें, इसके अंदर एक त्रुटि हो गई। हाँ, शनि का 8वें स्थान से गोचर, शनि का शनि के ऊपर से गोचर नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो 9वें स्थान में राहु का गोचर, शनि का गोचर 8वें स्थान से, लेकिन मूल पत्रिका का जो शनि है वो है 5वें स्थान पे। याद आया, ज्येष्ठा, क्योंकि इनको एक परिहार भी बताया था। इस समय किसी ज्येष्ठ को, अर्थात किसी बड़े व्यक्ति को आप साथ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो राहु के ऊपर से गोचर, जैसे पहले बताया, व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके लिए हानिकारक हो। और दूसरी बात, ये लस्ट का प्रतीक है। लस्ट अर्थात हमारे अंदर जो काम भावना है, लालच की भावना है, कुछ प्राप्तियों की भावना है, उसको और जागृत करता है। तो नीचे बैठा हुआ राहु जो है, ऊपर गोचर करता हुआ राहु उसको और ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है। अब ये लस्ट, ये लालच कई बार हानिकारक हो सकता है। इसके उपरांत हमने बताया बृहस्पति का गोचर। बृहस्पति का गोचर 11वें स्थान से है। ठीक है। शास्त्री कहता है यदि बृहस्पति के ऊपर से गोचर करे तो जीवन के नए 12 साल का चक्र शुरू हो जाता है। अर्थात जैसे ही बृहस्पति के ऊपर से गोचर करेगा, अगले 12 साल के लिए इंडिकेशन देता है। यदि वो शुभ स्थानों में है तो स्वाभाविक है, शुभ घटनाएं बहुत अधिक घटेंगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो दशाएं हैं वो आपको सब सहायता करनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में बृहस्पति का गोचर जब 11वें स्थान से चल रहा है तो इनके लिए तो उल्टा नुकसान हुआ। तो गोचर किसका महत्वपूर्ण हो रहा है इस समय पे? 8वें स्थान से गोचर करा हुआ शनि और 9वें स्थान से गोचर करता हुआ राहु, अपितु इसके कि बृहस्पति ने जो अपना गोचर किया। अब ये कहा गया कि यदि बृहस्पति के ऊपर से गोचर करे तो जीवन की वही घटनाएं दोबारा से धीरे धीरे बनने लग जाती है। तो जब बृहस्पति मेष राशि में कभी होंगे तो उस समय, आज से ठीक 12 साल पहले का एक इनसे घटनाओं की जानकारी लेनी चाहिए थी हमें, कि आज से लगभग 12 वर्ष पहले, अर्थात 2024 चल रहा है, तो 2012 के अंदर क्या इनके साथ ऐसा हुआ जिससे मतलब इनके जीवन में कोई व्यावसायिक प्रगति हुई, तरक्की हुई, कोई व्यवसाय में आए, जॉब में आए। तो बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति से गोचर फल दीपिका ये कहती है कि अनदर 12 ईयर प्रोडक्टिविटी। अब वो शुभ स्थानों में है तो शुभता बढ़ती है, और यदि वो अशुभ स्थानों में है तो अशुभता बढ़ती है। ये मुख्य गोचर है। बुध का गोचर कोई बहुत इतना अधिक परिणाम नहीं लेके आता। मैंने जो देखा है उसके अंदर बुध का गोचर मूलतः ऋतु परिवर्तन में प्रयोग होता है, अर्थात जो ऋतु परिवर्तन। शुक्र का गोचर दाम्पत्य, परिणय, सुख देता है। सूर्य का गोचर ताप देता है, किंतु 3, 6, 10 और 11 से लाभकारी होता है। शुक्र का गोचर दाम्पत्य, परिणय, सुख देता है। बुध का गोचर ऋतु परिवर्तन देता है और शिक्षा में काम आता है। आप ये देखिएगा, जब भी बुध वक्री हो और वक्री से मार्गी हो, तो आपका पढ़ने का, कुछ सीखने का बड़ा मन करेगा।
राहु का शुक्र से गोचर, भार्या कष्ट भी दे सकता है और कभी कभी स्त्री लांछन भी दे सकता है, या पुरुष लांछन भी दे सकता है, दोनों ही है, वाइस वर्सा। इस प्रकार से जो गोचर के ग्रह हैं उनके परिणाम देखने को प्राप्त हो रहे हैं। भावों से गोचर, शनि का गोचर 8वें स्थान से अच्छा नहीं बताया गया है, 12वें स्थान से अच्छा नहीं बताया गया, 6ठे स्थान से अच्छा नहीं बताया गया है। अन्य स्थानों से शनि का गोचर कोई इतना कष्टप्रद नहीं होता है। सूर्य का गोचर 6ठे स्थान से अच्छा बताया, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले सूर्य लेते हैं। सूर्य का गोचर लगन दूसरा तीसरा तक अच्छा होता है, चौथे में जाके थोड़ा सा पीड़ा देता है, 5वें में कोई बहुत हानिकारक नहीं होता, 6ठे में और अच्छा हो जाता है, 7वें में स्वाभाविक है दाम्पत्य में समस्याएं लेके आता है, 8वें में सूर्य एक चीज के लिए बहुत लाभकारी होता है। इस समय 8वें में जब सूर्य का गोचर होता है तो व्यक्ति किसी भी प्रकार की चीजों के अंदर निपुण होता है, उनको क्रय विक्रय करने में। इसे कहा जाता है विपणन का अधिकारी, अर्थात मार्केटिंग इसको अच्छी हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ मृत्यु भय भी देता है, मृत्यु का डर देता है। 9वें स्थान से सूर्य का गोचर व्यक्ति के लिए, आचार्य कहते थे, धर्म परिवर्तन करवा देता है। धर्म परिवर्तन का क्या है, जिनके साथ उसका विश्वास है, जिनके साथ वो चल रहा है, अचानक से उसे छुड़वा सकता है। 10वें स्थान से सूर्य का गोचर अच्छा होता है, 11वें स्थान से सूर्य का गोचर अच्छा होता है। द्वादश सूर्य कई बार मानसिक परेशानी या निद्रा की समस्या लेके आता है। चंद्र गोचर, चंद्र गोचर 8वें से अच्छा नहीं कहा गया, 12वें से अच्छा नहीं कहा गया, और स्वयं चंद्र गोचर जब भी चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा उस समय व्यक्ति की खुद की मानसिक चिंताएं बताता है। तो चंद्रमा के गोचर में 8वां और 12वां और स्वयं चंद्र के ऊपर से गोचर थोड़ा हानिकारक होता है। जन्मकालीन केतु के ऊपर से चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं कहा गया, और जन्मकालीन सूर्य के ऊपर से आता हुआ चंद्रमा का गोचर व्यक्ति के मन को कुंठित करता है। मंगल का गोचर, मंगल का गोचर लगन पे से व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है। दूसरे स्थान से मंगल का गोचर अच्छा है, तीसरे स्थान से अच्छा है, चौथे स्थान से मंगल का गोचर थोड़ा सा कभी कभी घर में कलेश लेके आता है। 5वें स्थान से मंगल का गोचर लाभकारी है, 6ठे से अच्छा है, 7वें स्थान से वही सूर्य जैसे परिणाम है, और 8वें स्थान से कई बार व्यक्ति को चोट आदि की डर देता है। 9वें 10वां 11वां मंगल का गोचर अच्छा है, 12वें स्थान से मंगल का गोचर चोरी का भय देता है। बुध, बुध का गोचर लगन से लेके और आपके 11वें स्थान तक कुल मिला के लाभकारी ही कहा गया है, उसमें कोई हानि नहीं बताई गई। 12वें स्थान से बुध का गोचर हानिकारक कहा गया है, ऐसा कहा जाता है इस समय व्यक्ति बैंकरप्सी में आ जाता है। लेकिन ये सारे गोचर हमेशा ही प्रभाव देंगे यदि आपकी दशा भी अत्यधिक पीड़ित हो। बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति का गोचर 6ठे स्थान से तीसरे स्थान से व्यक्ति को जब जाता है तो व्यक्ति को कंजूस बनाता है, अर्थात उस समय व्यक्ति जो आवश्यक चीजें उन्हीं में पैसा खर्च करता है, फालतू फालतू की चीजों में पैसा नहीं खर्च करता। तीसरे स्थान से बृहस्पति का गोचर कई बार आचार्य ऐसा कहते हैं कि ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ये हाथ से जुड़ी हुई समस्याएं देता है। 5वें स्थान से बृहस्पति का गोचर संतान से संबंधित घटनाएं देता है, सकारात्मक नकारात्मक राशि के ऊपर निर्भर करता है। 6ठे स्थान से बृहस्पति का गोचर ऐसा कहा जाता है इस समय व्यक्ति की किसी प्रकार से जांच हो सकती है। 7वां स्थान से बृहस्पति का गोचर अच्छा है, 8वें स्थान से बृहस्पति का गोचर अच्छा है, 9वां 10वां 11वां बृहस्पति का गोचर अच्छा है, 12वें स्थान से बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं है। शुक्र गोचर, शुक्र लगन से लेके और आपके 12 के 12 स्थानों में शुक्र का गोचर कहीं भी खराब नहीं बताया गया, किंतु इतना देखना चाहिए यदि शुक्र अस्त है, अर्थात तारा डूबा हुआ और उस गोचर में वो विचार कर रहा है,
तो समस्याएं लेके आता है। शुक्र का गोचर सूर्य के ऊपर से व्यक्ति को ऊर्जा को जल्दी नष्ट करता है। शुक्र का गोचर चंद्रमा के ऊपर से दाम्पत्य में समस्याएं लेके आता है, जिसमें से व्यक्ति माँ और जीवन साथी के बीच में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। शुक्र का गोचर मंगल के ऊपर से आकर्षण उत्पन्न करता है। शुक्र का गोचर बुध के ऊपर से कभी कभी अनैतिक संबंधों में लेके आता है। शुक्र का गोचर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र का गोचर बृहस्पति से दाम्पत्य में विचारों के कारण से झगड़े उत्पन्न करा सकता है। शुक्र का गोचर शनि के ऊपर से कई बार व्यक्ति को अवांछनीय यौन संबंधों के साथ प्रेरित करता है। शुक्र का गोचर राहु के ऊपर से लस्ट बनाता है, जैसे मैंने बताया स्त्री लांछन दे सकता है। और शुक्र का गोचर केतु के ऊपर से स्त्री विमुक्तता देता है। बृहस्पति, शुक्र, शनि। शनि का गोचर लगन के ऊपर से कई बार शारीरिक आलस्य लेके आता है। दूसरे स्थान से, तीसरे स्थान से, चौथे से शनि का गोचर किसी भी प्रकार की हानि नहीं करता है। पांचवें स्थान से जो शनि का गोचर है वो कई बार शारीरिक स्थिरता या मानसिक या बौद्धिक स्थिरता लेके आता है। छठे स्थान से शनि का गोचर कई बार व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बढ़ाता है। सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां शनि का गोचर किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होता है। 12वें स्थान से शनि का गोचर बिना मतलब के पांव की बेड़ी साबित कराता है। इसका मतलब हुआ 8वें स्थान का गोचर हानिकारक होता है व्यक्ति के लिए, किस लिए कि वो अपनी जड़ उखाड़ सकता है वहां से। अन्यथा शनि का गोचर यदि 8वें स्थान से है और उसमें बिंदु भरपूर है तो कोई किसी प्रकार का हानि नहीं होती है। शनि के उपरांत आए राहु और केतु। लगन के ऊपर से राहु का गोचर अपने बारे में व्यक्ति बहुत ज्यादा लस्ट अर्थात लालच उत्पन्न करता है। दूसरे स्थान से शनि राहु का गोचर मिथ्याभासी, झूठ बोलने के लिए बताता है। परिवार में कई बार बात में वाद विवाद के कारण से हानि देता है। तीसरे स्थान से राहु का गोचर अच्छा नहीं कहा गया है। वैसे पाप ग्रहों का गोचर तीसरे स्थान से अच्छा है, लेकिन मैंने इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं देखे। कई बार व्यक्ति दुस्साहस में अपने लिए गलत कदम उठा लेता है। चौथा स्थान अच्छा है, पांचवा स्थान राहु का गोचर अच्छा नहीं कहा गया है। छठे स्थान से राहु का गोचर पीड़ाएं बढ़ाता है, स्वास्थ्य समस्याएं लेके आता है। सातवें से राहु का गोचर यदि उसमें कोई अन्य ग्रह नहीं है तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हाँ, इतना जरूर है उस समय व्यक्ति प्रेरित होता है किसी से मिलने के लिए। 8वें स्थान से राहु का गोचर अचानक से जीवन में त्रासदियां लेके आता है। 9वें स्थान से राहु का गोचर धर्म विमुक्त बनाता है। 10-11 में राहु का गोचर अच्छा है। 12वें स्थान से राहु का गोचर अच्छा नहीं है। उसी प्रकार से केतु के गोचर भी देखने चाहिए था। तो आज की पूरी व्याख्यान में हमने देखा कि भाई गोचर किस प्रकार से काम करते हैं। आगे जब भी आपके पास कोई कुंडली आए तो ये देखिएगा कि सबसे पहले भीतर के ग्रह, जो मेरा अपना एक जन्म पत्रिका का अवलोकन करने का तरीका है, मैं उसके हिसाब से मैंने बताया। सबसे पहले जन्म पत्रिका के भीतर ग्रहों को विराजित कीजिए, फिर उसके बाद आउटर सर्कल में जो बड़े ग्रह हैं राहु, केतु, शनि, मंगल, इनको विराजित कीजिए और साथ ही चंद्र को भी विराजित कीजिए। और यदि कोई दशा अभी अभी आरंभ हुई है पिछले 2 महीने के अंदर, उससे ज्यादा परिणाम ना बोलिए उसको, अपितु उससे जो पहले की दशा गई है उससे परिणाम बोलना शुरू कीजिए। और साथ में जो वर्तमान में दशा चल रही है उसके बारे में संभावनाओं को पूछिए। जैसे इनकी दशा इससे पहले बृहस्पति की गई तो वो महानिंदा लेके आई, तो महानिंदा से हमें आरंभ करना चाहिए था। और जो शनि की दशा है उसमें ये पूछना चाहिए था कि क्या दाम्पत्य के बारे में भी कोई आपके प्रश्न हो सकते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, मेरा दाम्पत्य के बारे में भी प्रश्न है। और वैसे भी आपको पहली कई कक्षाओं में बताया, कर्क लगन, मकर लगन, सिंह लगन और कुंभ लगन, इनमें दाम्पत्य से संबंधित समस्याएं कई बार देखने को मिली। तो उन्होंने बताया जीवन साथी से भी इस समय कुछ अलगाव की स्थिति बनी हुई है और वो कुछ दिन के लिए अपने घर गई हुई हैं, और ये बताइए कि वो वापस आएंगी या नहीं आएंगी।
और क्योंकि यहाँ शनि वक्री है, क्योंकि सूर्य से छठे स्थान में है, तो ये तो बहुत ही स्वाभाविक है। और अगर यदि देखें तो मंगल का दृष्टि और शनि की दृष्टि इस स्थान को ऑक्यूपाइड कर रही है। तो शास्त्र में ये भी लिखा है कि मंगल और शनि यदि किसी दोनों मिलकर किसी स्थान को अपने दृष्टि से देखें तो कई बार उस स्थान में कई बार पीड़ा उठती है। तो ये कर्क लगन होने के कारण से दाम्पत्यिक समस्याएं इनको पता चलती भी है। और यदि इनका पंचांग देखें तो उसमें भी षष्ठी का इनका जन्म है, षष्ठी और कौलव नामक करण है। तो कौलव करण क्या है? व्यक्ति का अपमान, बदनामी। और षष्ठी का अर्थ हुआ जिद्दी। तो स्वाभाविक है, अपने बारे में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं बुरा हूं, अपने बारे में सब अच्छा ही बताएंगे, लेकिन उसका जो पंचांग है हॉरोस्कोप है बिल्कुल वो तो बता रहा है कि व्यक्ति जिद्दी तो है। और कर्क लगन वाले वैसे भी वक्र बुद्धि बोले, जिद्दी बोले, तो जिद्दी तो है व्यक्ति, छठी के जन्म होने के कारण से, कर्क लगन होने के कारण से। और कौलव नामक व्यक्ति के बदनामी भी हुई और